नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। कौन सी है दिन भर की अहम और खास खबरें, विस्तार से देखिए उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर, बनासकांठा और साबरकांठा में सभा का आयोजन। कोविड वैक्सीन पर गुजरात कांग्रेस ने उठाए सवाल, वैक्सीन कंपनी के चुनावी चंदे पर किया प्रहार। और वडोदरा की सरकारी इमारत कुबेर भवन के हाल बेहाल, खस्ताहाल इमारत में गंदगी की भी भरमार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से चुनाव प्रचार के लिए गुजरात दौरे पर है। इस दौरान बनासकांठा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। गुजरात में लोकसभा चुनाव प्रचार आखिरी चरण में है। 7 मई को होने वाले मतदान के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर है। यहाँ उन्होंने बनासकांठा और साबरकांठा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। आप सबने मुझे 2014 में दिल्ली में भेज करके देश की सेवा करने का अवसर दिया। और वो दिन याद कीजिए, 2014 के पहले जो सरकार थी, तब देश में चारों तरफ जो खबरें रहती थी, आतंकवाद, घोटाले, चारों तरफ भ्रष्टाचार, सारे नीति निर्णय ठंडे बस्ते में पड़े थे। देश निराशा की गर्त में डूब गया था। देश का नौजवान ये सोच रहा था कि मेरा भविष्य का क्या होगा। और ऐसे विकट कालखंड में आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया। और जैसा आपने मुझे ट्रेनिंग दी थी, जैसी आपने मुझे शिक्षा दी थी, मैंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखी। पल पल देशवासियों के नाम, पल पल देश के नाम, आपके नाम। और मैंने कोशिश की कुछ संकट भरी स्थिति से देश को बाहर निकालूं, सामान्य मानवीय की उम्मीदें पूरी करूं। आप मेरे गुजरात के भाई बहन, आप मुझे करीब 25 साल से सरकार में काम करते हुए देखा है। और आप भी कह सकते हैं कि जिस अपेक्षा से आपने भेजा था, जिस आशा से देश ने मुझे बिठाया था, उसको पूरा कर करके एक नया विश्वास जगाने में मां अंबा ने हम पर सब पर कृपा की है। और आज देश एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ा। 2019 में हर कोई मानता था कि दोबारा तो सरकार बन ही नहीं सकती है, और सरकार न बने इसके लिए दुनिया भर के खेल भी चले थे। लेकिन 2019 में दोबारा आपने मुझे अवसर दिया, एक मजबूत सरकार का मैंडेट दिया, और मैं फिर से एक बार देश की सेवा में खपने लगा। ये 2024 का चुनाव, ये 2024 के चुनाव में मेरे 20, 22, 25 साल के अनुभव को लेकर के आया हूं। 10 साल मैंने देश को चलाया है जिस प्रकार से, और देश जो नई ऊंचाई पर पहुंचा है, और देश के सामर्थ्य को मैंने भली भांति जाना है, समझा है। उस सामर्थ्य से मैं पुजारी बन गया हूं, और देश के उस सामर्थ्य के आधार पर मैं गारंटी लेकर के आया हूं।
गारंटी ऐसे नहीं दी जाती, बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। लेकिन मेरे पास अनुभव था, देश के सामर्थ्य को जानने पहचानने की शक्ति थी, और मेरी गारंटी है, आने वाले मेरे तीसरे टर्म में मैं हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना के रहूंगा। और जब देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तब उसकी समृद्धि, उसका सामर्थ्य, उसका लाभ वर्तमान पीढ़ी को भी मिलेगा और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा। और ये काम की गारंटी लेके मोदी आया है। तीसरी बार सरकार जब बनेगी, 4 जून को नतीजे आएंगे। 100 दिन में क्या करना, वो प्लान मैंने अभी से तैयार करके रखा है। आप गुजरात वाले जानते हैं, मैं जब भी यहां चुनाव में जाता था तो चुनाव के बाद क्या करूंगा तय करने में लग जाता था। और पहले 100 दिन में भाजपा सरकार क्या काम कर सकती है वो हमने दिखाया था। नर्मदा गेट से लेकर के सारे फैसले मैंने कर लिए थे, आपको याद होगा। ऐसे ही तीसरे कार्यकाल में गरीब कल्याण, किसान कल्याण और उनके लिए विकास के लिए नए निर्णय, नई गति, नया संकल्प लेकर के हम आने वाले हैं। और इसलिए आपको इस बार पहले से ही कहीं अधिक एकजुट होकर हर बूथ पर कमल खिलाना है। और मेरी गुजरात बीजेपी वालों से और गुजरात के मेरे भाई बहन से सिर्फ सबकी सब लोकसभा की सीटें जीत करके मैं संतुष्ट होने वालों में से नहीं हूं। इतना तो मेरा हक बनता है ना। आटलो तो मारो हक बने कि ना बने। અને એટલે ખાલી બધી સીટો જીતવી જેવું નહીં, આપણે તો બધા પોલિંગ બૂથ જીતવા છે। और इस पोलिंग बूथ जीतने की सफलता ही बनासकांठा से बहन रेखाबेन चौधरी और पाटन से भाई भरत सिंह डाभी वो विजयी होकर के दिल्ली आएंगे, आपके आशीर्वाद से आएंगे। और आप जब उनको एक वोट देंगे तो वोट उनको जाएगा इतना नहीं है, वो वोट सीधा सीधा मोदी को जाएगा। और जब वो वोट मोदी को जाएगा मतलब गारंटी पक्की हो जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कोविड वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। एक बहुत ही गंभीर विषय पे प्रेस और मीडिया के साथियों के साथ बात कर रहा हूं। कोरोना की वैक्सीन हमारे देश में जब देने की शुरुआत हुई थी, उसी समय WHO ने कहा था कि ये वैक्सीन के लिए जो पीरियड चाहिए कि इसकी साइड इफेक्ट क्या है, वो वक्त अभी हम नहीं दे सकते हैं, पर सरकारें इसका मॉनिटरिंग करें। हमारे देश में और सभी देशों ने किया, भारत ने इसका मॉनिटरिंग नहीं किया। उसके बाद 2023 में WHO ने एक इमरजेंसी गाइडेंस इश्यू किया कि TTS होता है और थ्रोम्बोसिस होने की वजह से हार्ट अटैक, किडनी फेल, ब्रेन स्ट्रोक और लोग वैक्सीन की वजह से डेथ हो रही है, तो आप इसका संज्ञान लें और काम करें। हमारी सरकार इसके लिए उसके बाद भी कोई काम नहीं किया। हमने पार्लियामेंट में 0 वर्ष दिया, हमारे साथियों ने, एमीबेन बैठी है, सब ने मुद्दा उठाया कि इसकी सरकार जांच करे, पर कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ इनका गहरा रिश्ता रहा, कुछ भी नहीं हुआ।
यूके गवर्नमेंट ने अपना डेटा कलेक्ट किया और इसीलिए जब यूके की हाईकोर्ट के अंदर मैटर आई, शुरू में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जिसने वैक्सीन बनाई थी, शोध की थी और जिसका प्रोडक्शन हमारे देश की सीरम इंस्टीट्यूट ने किया कोविशील्ड के नाम पे। शुरू में तो कंपनी ने यूके की हाईकोर्ट को भी कह दिया था कि इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर क्योंकि गवर्नमेंट के पास डाटा था, कंपनी को ये एक्सेप्ट करना पड़ा ऑन ओथ कि हमारी वैक्सीन की वजह से TTS थ्रोम्बोस्क्लेरोसिस सिंड्रोम माने लहू के अंदर, ब्लड के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, लिवर फेल, किडनी फेल ये होता है, ये एक्सेप्ट करना पड़ा है। हमारे देश में इसका कोई सर्वे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाजपा को यही इंस्टीट्यूटों ने बहुत सारा धन संग्रह किया था। मेरे कुछ सवाल हैं कि हमारे पास भारत सरकार की अपनी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि 118 साल पुरानी है, 3 मई 1905 में एस्टैब्लिश हुई थी और जो पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन बनाने वाले इंस्टीट्यूट की पायोनियर में हमारी भारत सरकार की सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट आती है। मेरा सवाल है कि इसके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारी भाजपा सरकार ने वैक्सीन बनाने के लिए इस कंपनी को आगे क्यों नहीं किया? प्राइवेट कंपनियों को क्यों आगे किया? और प्राइवेट कंपनी के पास क्षमता नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो वही सीरम इंस्टीट्यूट को 3000 करोड़ एडवांस दिया भाजपा सरकार ने। ये भारत बायोटेक को 1500 करोड़ एक्स्ट्रा दिया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो। भैया क्यों आप इतने प्राइवेट कंपनी पे खुश हुए? यही पैसे अगर हमारी इंस्टीट्यूट को ज़रूरत होती वहाँ दे देते, वहाँ से वैक्सीन प्रोडक्शन होता और वहाँ से होता तो क्योंकि ये भारत सरकार के इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो डेटा भी कलेक्ट करते कि वैक्सीन देने के बाद क्या होता है। मेरे गुजरात में वैक्सीन लेने के बाद बहुत सारे युवा, बुजुर्ग, बच्चे उनकी जाने गई। देश में भी ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। गुजरात के वडोदरा शहर में सरकारी इमारत कुबेर भवन की स्थिति सरकार के खस्ताहाल विकास को खुद ब खुद बयां कर रही है। लोकसभा चुनाव का माहौल है। सरकार विकास के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन विकास हर जगह लोगों की आंखों में आ रहा है। सरकारी कार्यालयों की ही बात करें तो विकास का सरकारी कार्यालयों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल वडोदरा की ऐतिहासिक सरकारी इमारत कुबेर भवन में खड़ी हूँ। सालों से यहाँ सरकारी दस्तावेज बनते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे लोग रोज़ाना यहाँ अपने अलग अलग तरीके के दस्तावेज बनवाने आते हैं। फ़िलहाल कुबेर भवन के 6th फ्लोर पर खड़ी हूँ, जहाँ पानी की सरेआम बर्बादी हो रही है। यहाँ लोग गंदे पानी से गुजरने के लिए मजबूर होते हैं, उस तरीके का माहौल है। सरकारी कार्यालय का थोड़ा सा अगर नज़ारा ही आप देखें तो देखकर ही पता चलता है कि सरकारी कार्यालय चल तो रहा है, यहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग आ तो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ जो साफ़ सफाई है उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इमारत रोज़ाना इस्तेमाल में लाई जाती है, लेकिन जगह जगह जाले लगे हुए हैं। यहाँ साफ़ सफाई करने वाला कोई नहीं है। यहाँ बाथरूम आप देखिए किस तरह से डोरी से बांध कर रखने पड़े हैं। लाइट के बोर्ड ऐसे ही खुले पड़े हैं, जिसकी कोई देखभाल नहीं की जा रही है। यहाँ आप देखिए पानी फैल रहा है और इसी गंदे पानी से लोग आने जाने के लिए मजबूर है। यहाँ अलग अलग तरीके की कार्यालय है और इन कार्यालयों में रोज़ाना हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन आप देखिए
इस कदर यहाँ गंदा पानी फैला हुआ है कि लोग किनारे किनारे से, और वो भी गंदे पानी से ही गुजर कर जाने के लिए मजबूर होते हैं। हाल देखिए आप, हाथ धोने के लिए जो बेसिन बनाया गया है वहीं से पानी रीस कर बाहर आ रहा है। कुछ देर पहले ये पानी बिल्कुल चालू था, यहाँ जो पाइप है वॉश बेसिन के वो ही नहीं है और इसीलिए ये पानी पूरा बाहर आ रहा है। एक और वडोदरा शहर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और सरकारी कार्यालयों में जगह जगह पानी की खुलेआम बर्बादी। यहाँ सालों से कोई सफाई हुई हो ऐसा नहीं लगता है। विकास यहाँ जाले बनकर जगह जगह लटक रहा है। देश भर में बड़े बड़े सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। साफ सफाई के नाम पर देश में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन सरकारी कार्यालयों की सफाई आखिर कौन करेगा? नागरिकों के घरों के आसपास की सफाई नागरिकों से करवा दी जाती है, लेकिन सरकारी कार्यालयों की सफाई, उसके लिए शायद सरकार के पास कोई बजट नहीं है। यहाँ बनाए गए वॉश बेसिन टूटे फूटे हैं और सालों से कभी शायद साफ हुए ही नहीं हैं। अब देखिए यहाँ स्लैब जो है लगातार टूट रहे हैं। यहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग आते जाते हैं, यहाँ बैठकर ही काम होता है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिनकी जान पर खतरा बन सकता है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ये स्लैब कितने वक्त से टूटा हुआ है? 1 साल ऊपर हो गया। तो आपने किसी को इत्तला की कि ये ठीक करना चाहिए? बीच में कुछ 2-3 साहब आए थे, अब पहचानता नहीं हूँ मैं उनको, बोला था मगर कुछ ध्यान नहीं दिया है। आप यहाँ क्या करते हैं? पिटीशन राइटर। तो आपको नहीं लगता कि ये कभी आपके सिर पे भी गिर सकता है? हो सकता है, गिर सकता है, मगर अब मैं क्या कर सकता उसमें? मैंने जो बोलना था वो बोल दिया है, जहाँ बोलना था। किसी ने ध्यान नहीं दिया है। विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं और विकास यहाँ खुलकर दिख रहा है। अब ये तो PWD के हाथ में, उनको देखना चाहिए ना, सरकार क्या करेगी उसमें? सरकार, PWD सरकार के अधीन ही आती है। सरकार का अंडर में ही है, मगर ये PWD वालों को पहले देखना चाहिए। प्रदीप सिंह ठाकुर हैं, यहाँ पिटीशन राइटर है। यहाँ खिड़कियाँ जो है टूटी फूटी है, कांच और खिड़कियों का तो कोई नामो निशान नहीं है। जगह जगह स्लैब के जो हिस्से हैं वो टूट गए हैं। गंदगी की भरमार है और दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ गई है। सालों पुरानी ये इमारत, जहाँ सालों से काम चल रहा है, लेकिन शायद सफाई या इसके डेवलपमेंट के लिए सरकार के पास कोई बजट नहीं है। दस्तावेज बनाने की ये ई स्टैंपिंग सुविधा केंद्र, और आप देखिए कांच कैसे टूटे फूटे हैं, और टूटे फूटे कांच यहाँ आने वाले लोगों के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। यहाँ बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं रोज़ाना, लेकिन सरकार जो है वो इस पर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। जो विभाग कार्यरत है और उसकी भी अगर ये हालत हो तो यहाँ बैठने वालों के साथ साथ आने वाले लोगों की जान पर भी सीधा सीधा खतरा बन सकता है। वायर जहाँ देखो वहाँ खुले पड़े हैं, जगह जगह से टाइल्स निकल गई है, दरवाजे, खिड़कियाँ, सब कुछ खस्ता हाल, और उसके बावजूद धड़ल्ले से ये विभाग यहाँ चलाया जा रहा है। जिला सब रजिस्ट्रार की ये ऑफिस है जहाँ दस्तावेज बनवाने के लिए रोज़ाना लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन आप देखिए यहाँ दरवाजे के पीछे इस तरह से गंदगी के ढेर हैं जिसे साफ करने वाला कोई नहीं है। वायरिंग की स्थिति यहाँ ऐसी है जो सालों पुरानी हो ऐसी लग रही है, और वो भी सब कुछ खुला पड़ा है। अगर किसी का गलती से भी हाथ लग जाए तो कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, लेकिन सरकार को उससे क्या। इस इमारत की देखभाल का जिम्मा PWD के अंतर्गत आता है। PWD को इसकी साफ़ सफाई से लेकर ये जो पानी टपक रहा है, नल ख़राब है, यहाँ वायरिंग ख़राब है, वो सारी चीज़ों का ध्यान PWD को रखना है, लेकिन PWD इसका ध्यान नहीं रख रहा है। यहाँ मौजूद अधिकारियों से जब हमने पूछना चाहा, उन्होंने कहा हम तो बार बार अवगत करा देते हैं, लेकिन PWD अगर काम नहीं करता है तो हम क्या करें। PWD विभाग के अधिकारी भी इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार, सरकारी इमारत और नागरिक सब कुछ राम भरोसे है। सहयोगी प्रवीण सोलंकी के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए।
गुजरात के वडोदरा के आजवा रोड पर इलेक्ट्रॉनिक बाइक बनाने वाली कंपनी में आग की घटना सामने आई है। वडोदरा में जॉय ई बाइक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाती है। इस कंपनी में भीषण आग लग जाने की घटना सामने आई है। जॉय ई बाइक कंपनी में बैटरी में लगी आग का कॉल दमकल विभाग को मिला। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग पर काबू पाने के लिए 10 दमकल दस्ते मौके पर पहुंचे। बैटरी के जत्थे में लगी आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। आग किन वजहों से लगी उसकी तफ्तीश फायर ब्रिगेड और पुलिस कर रहे हैं। ड्राई बैटरी में ओवरहीटिंग की वजह से लगी आग से कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ है। सोने के लगातार घट रहे दाम और भी घटने की संभावना सूरत के ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जताई गई है। लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच सोने के दाम में लगातार कटौती हो रही है। इस सप्ताह सोने का दाम करीब 20,000 के आसपास घटा है। सोने के दाम घट जाने से खरीदारी के लिए गुजरात की डायमंड नगरी सूरत में बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। फिलहाल 24 कैरेट गोल्ड का दाम 7.40 लाख का है। रशिया और हमास के युद्ध की असर के चलते सोने के दामों में और भी कटौती होने की संभावना जौहरी जता रहे हैं। गोल्ड अभी लास्ट देखेंगे 3-4 दिन से डाउन पोजीशन में आ रहा है, यानी दिन ब दिन नीचे जा रहा है। तो एक कैटेगरी में जो बढ़ गया था 7,60,000 पे पहुंच गया था हाइट पे, वहाँ से अभी रिवर्स बैक हुआ है, करेक्शन हुआ है। वो जाके अभी आगे ऑलमोस्ट 7,40,000 पे अभी आगे, यानी ऑलमोस्ट 100 ग्राम पे 20,000 रुपया डाउन चल रहा है अभी राइट नाउ। की वजह जानने के लिए पहले हमको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा कि जो बढ़ा था वो किस लिए बढ़ा था। जब रशिया का वॉर चल रहा था तब एक लेवल पे जो उसमें स्पाइक आया था, तब वो वापस एक बढ़ा था, वो एक स्पाइक था जब बढ़ने का रीज़न था वो। दूसरा स्पाइक आया इजराइल और हमास का जब स्टार्ट हुआ तब एक वापस स्पाइक आया, तो वापस बढ़ा सोना, वो एक दूसरा रीज़न था। तब जब भी वर्ल्ड में अनस्टेबिलिटी कुछ भी थोड़ा माहौल डर का आ जाता है तब सोना अभी तक बढ़ा हुआ है। ये हिस्ट्री में हमने अब तक देखा हुआ है। तो यही रीज़न से इजराइल में भी, इजराइल का जो वॉर हुआ तब बढ़ा, वापस उसके अंदर जब ईरान इन्वॉल्व हुआ तो और स्पाइक आया उसके अंदर, तो सीधा रेट चला गया 7,60,000 तक। अभी वो जो युद्ध जो चल रहा है उसमें अभी थोड़ा न्यूट्रलिटी आ गया कि चलो ये युद्ध तो अभी कंटिन्यू होने वाला है, तो उसमें थोड़ा न्यूट्रलिटी आया हुआ है। तो उसके हिसाब से वापस सेटल हो रहा है सोना। जो इतना बढ़ गया था उसके सामने करेक्शन अभी आ रहा है। तो रीज़न अभी कम होने का ये आ रहा है कि जो युद्ध का जो रीज़न था उसमें अभी ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज आ रहा है, यानी वो तो चल रहा है, चलेगा और अभी और भी चलेगा। ये कहाँ तक चलेगा किसी को पता नहीं है, एक रूटीन हो गया वो। तो रूटीन होने में सोना अभी सेटल डाउन हो रहा है वापस। तो करेक्शन ये हिसाब से दिखा रहा है, 7.60 से लेके अभी 7.40 पे आया हुआ है। यहाँ से और भी थोड़ा नीचे जाने का चांसेस दिख रहा है अभी राइट नाउ। आप देख रहे हैं खबरें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा, स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो, ट्रस्टफुल पीपल फॉर ट्रस्टफुल रिलेशनशिप। अगर आप भी पुनर्विवाह करना चाहते हैं तो जुड़िए शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो के कार्यक्रम रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, जो होने जा रहा है 12 मई 2024, जिसमें पुनर्विवाह के इच्छुक महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा गाइडेंस एक्सपर्ट मैरिज काउंसलर से, और मिल सकता है मौका आपकी पसंद के साथी को ढूंढने का भी। रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, 12 मई 2024 रविवार। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 9574087027, सुबह 11 से 1 और शाम 5 से 7 बजे तक। आपको अच्छे लाइफ पार्टनर से मिलाना, यही है शुभ मंगल की कोशिश, शर्तों के अधीन। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right?
Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर वार्ड विजिट द्वारा सामाजिक गतिविधि के भाग रूप संवर्धन कैरियर विकास अकादमी का उद्घाटन किया गया। गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर वार्ड विजार्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज की CSR विंग वार्ड विजार्ड फाउंडेशन ने एक नई पहल की है, जिसके तहत वडोदरा में संवर्धनम करियर विकास अकादमी का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर वैष्णवाचार्य ब्रजराज कुमार, वार्ड विजार्ड ग्रुप के अध्यक्ष यतिन गुप्ते, फाउंडेशन की ट्रस्टी शीतल भालेराव, सलाहकार डॉक्टर जिगर इनामदार, वडोदरा भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह की उपस्थिति रही। इस अकादमी में शिक्षा के जरिए छात्रों को सशक्त करने उम्दा हेतु के साथ वार्ड विजार्ड फाउंडेशन ने एकेडमी की शुरुआत की है, जिसमें UPSC और GPSC के लिए 1 साल का फुल टाइम कोचिंग और सभी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वर्कशॉप, शॉर्ट टाइम पार्ट टाइम कोचिंग, उच्च शिक्षा के लिए कार्यकारी मार्गदर्शन केंद्र, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कोऑर्डिनेशन केंद्र और स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस केंद्र शामिल है। इस पहल अंतर्गत दर्ज होने वाले छात्र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी वार्ड विजार्ड फाउंडेशन उठाएगा। आज गुजरात स्थापना दिवस है और गुजरात स्थापना दिवस पे हमारे वर्ल्ड विजार्ड फाउंडेशन ने संवर्धनम नाम से करियर डेवलपमेंट की एक एकेडमी शुरू करने का जो संकल्प किया था, वल्लभ कुलभूषण परम पूज्य वैष्णवाचार्य श्री ब्रजराज कुमार जी महोदय के शुभ हस्तों से उनके उपस्थिति में आज हमारा यह संकल्प शुरू होने जा रहा है। वर्ल्ड विजार्ड फाउंडेशन वडोदरा का एक बड़ा कॉरपोरेट ग्रुप है। समाज के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाने के हेतु उन्होंने युवाओं के करियर डेवलपमेंट के लिए एक एकेडमी शुरू करने का आज शुभारंभ किया है। और यह एकेडमी में संवर्धनम नाम से, संवर्धनम यानी युवाओं की कारकिर्दी को, उनके करियर का संवर्धन करना, इसमें 5 इनिशिएटिव है। ये 5 इनिशिएटिव में पहला इनिशिएटिव ये UPSC और GPSC जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, उसका फुल टाइम 1 साल का कोचिंग, 30-30 बच्चों की 2 बैच रहेगी। जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उस एग्ज़ाम्स के वर्कशॉप और शॉर्ट टर्म कोचिंग, ऑनलाइन जॉब पोर्टल, इंडस्ट्री और जिनको जॉब की ज़रूरत है ऐसे युवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक दूसरे से कनेक्ट करना, उच्च शिक्षण के लिए जो मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है उसको चैनलाइज करना और अलग अलग प्रकार की स्कॉलरशिप्स को एक पोर्टल पर, एक प्लेटफॉर्म पर सबकी सुविधा के लिए उपलब्ध करवाना। ये 5 कार्य संवर्धनम के नाम से आज गुजरात स्थापना दिवस पे हम शुरू करने जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के ट्राई कलर हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपिक बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में जानकारी दी गई। आजकल खराब खानपान और बिजी लाइफस्टाइल के चलते लोग मोटापे का शिकार बन रहे हैं, जिससे तरह तरह की बीमारी शरीर में जगह बना लेती हैं। कई बार एक्सरसाइज और योग से वजन कम कर लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसमें सफल नहीं हो पाते। ऐसे में वडोदरा के ट्राई कलर हॉस्पिटल में श्रेष्ठ डॉक्टर्स की टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से लेप्रोस्कोपिक बैरियाट्रिक सर्जरी सफल हुई है, जिससे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मरीजों का वजन कम किया जा सकता है। इसी के चलते हॉस्पिटल में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें सर्जरी से जुड़ी जानकारी लोगों को दी गई। पहले मेरा 118 किलो वेट था, अभी मेरा 74 kg वेट हुआ है। और रजत सर का खूब खूब धन्यवाद कि हमारा सर्जरी अच्छी तरह हो गया और अभी काम में भी स्फूर्ति बहुत आती है, काम करने का मज़ा भी बहुत आता है और भाग दौड़ अपने ज़्यादा कर सकते हैं। सर्जरी को 6 महीना 8 महीना हो गया मेरा। મારું વજન 114 કિલો હતું। 26 માર્ચ 2024 મારું ઓપરેશન થયું। 1 મહિનામાં મારું 16 કિલો વજન ઓછું થયું। અત્યારે મારું વજન 98 કિલો છે। અત્યારે હું બહુ ફ્રેશ છું, મને કોઈ તકલીફ નથી। ગુસાણી સરનો બહુ આભાર ખૂબ ખૂબ કે એમને સરસ રીતે મારું ઓપરેશન કર્યું। ટ્રાય કલર્સ ઓપરેશન પણ બહુ કમ્પ્લીટ છે, એની બધી ટ્રીટમેન્ટ પણ બહુ સરસ છે। બેરિયાટ્રિક सर्जरी बेसिकली एक ऐसी सर्जरी है जिसमें मोटापा कम होता है। कुछ बीमारियों जो मोटापे के साथ एसोसिएटेड होती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ होता है, सांस रुकने की बीमारी होती है जो स्लीप एपनिया कहते हैं, थायराइड, कुछ कैंसर की जो शक्यता होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। बैरियाट्रिक सर्जरी बेसिकली एक ऐसी सर्जरी है जिसमें से हम
या तो कुछ पेशेंट के हम स्टमक के जो कुछ पार्ट होते हैं वो निकाल के हम बाहर निकालते हैं, दूसरा स्टमक को छोटा करके आंत उसके साथ जोड़ देते हैं, कुछ बाईपास करके। वज़न जब कम होता है उसके साथ ये जो बीमारी होती है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। ये सर्जरी लैप्रोस्कोपी द्वारा की जाती है। लैप्रोस्कोपी बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसे बहुत छोटे से 5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर बीच में हम लोग छोटे से इंसिजन लेके अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसी में से जाते हैं, उसी में से सर्जरी करते हैं और फिर पूरा स्टमक और वो सब उसी में से बाहर निकल जाता है। बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत सेफ सर्जरी है। जो मोटापे के साथ जो शिकार है, जिनको ये ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो सब चीज़ मिट सकती है। बहुत सेफ सर्जरी है। 2-3 चीज़ें होती है। कुछ लोग को जेनेटिक होता है, कुछ लोग को ये भी हो सकता है कि मोटापा जेनेटिक है। उसके बाद कुछ लोग को ये होता है कि अमुक एंडोक्राइन जो फंक्शन है, हार्मोन के जो फंक्शंस होते हैं वो चेंज होता है। कुछ लोग को थायराइड की बीमारी होती है, उससे भी होता है। और कुछ लोग ऐसी होते हैं जिनकी एक्सरसाइज लेवल्स भी बहुत कम होते हैं, उनसे भी होता है। गुजरात के भरूच के अंकलेश्वर के आंबोली बोईदरा गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार करना महंगा पड़ गया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध का सामना कर रही है। कुछ ऐसा ही भरूच के अंकलेश्वर में देखा गया, जहां आंबोली बोईदरा गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार के दौरान जनता ने आड़े हाथों लिया। तालुका पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अनिल पटेल समेत के कार्यकर्ता जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामजनों ने उग्र घर्षण करते हुए भाजपा का विरोध कर उन्हें गांव से बाहर भगा दिया। इस दौरान ग्रामजनों ने एक ही चाले चेतर भाई चाले के नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ है। गुजरात में भाजपा के खिलाफ जारी क्षत्रिय समाज के विरोध के बीच गुजरात प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता पार्थिवराज कठवाड़िया ने क्षत्रिय समाज के साथ अन्याय पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। जब बेन दीकरीओना निवेदन पुरुषोत्तम रूपालाए आप्યું, ત્યારબાદ કિરીટ પટેલ ભાજપના જિલ્લા પ્રમુખે આપ્યું, કાંતિ અમૃતિયાએ આપ્યું અને નારી અસ્મિતાના મુદ્દે સમગ્ર ગુજરાતમાં ક્ષત્રિય ભાઈઓ બહેનો આજે રોડ ઉપર આંદોલન કરી રહ્યા છે। નારી અસ્મિતાના સામે ભાજપ તેરી ખેર નહીં ના નારા સાથે સમગ્ર ગુજરાતમાં પોતાનો વિરોધ પ્રદર્શિત કરી રહ્યા છે। ત્યારે એક જેને કહી શકાય કે મુદ્દો જે 2015માં પણ ઉઠ્યો હતો અને કદાચ એવું પણ બની શકે કે જે ક્ષત્રિયો ભાજપના વિરુદ્ધમાં मतदान કરવા માંગતા હોય તે ગામડાઓમાં, તાલુકાઓમાં, શહેરોમાં જ્યાં જ્યાં ક્ષત્રિયો મતદારો મોટા પ્રમાણમાં હોય એવું બની શકે કે એમના લિસ્ટ પાછા રિજેક્શન લિસ્ટમાં મૂકી દેવામાં આવે। ત્યારે આજે દિલ્હી સ્થિત ચીફ ઇલેક્શન કમિશનમાં અમે રજૂઆત કરી છે, મેલ કર્યો છે કે આ પ્રકારની ઘટના જે 2015માં બની હતી, ક્ષત્રિય આંદોલનને ધ્યાનમાં રાખી અને ફરીવાર ના બને તેનું ઇલેક્શન કમિશન તકેદારી રાખે અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે ઇલેક્શન કમિશન નિષ્પક્ષ રીતે આ દિશામાં પોતાના અધિકારીઓને સૂચના આપે કે આ પ્રકારની જે 2015માં વોટર રિજેક્શનની ઘટના ઘટી હતી તે ફરીવાર ના બને। गुजरात के वडोदरा के सुभानपुरा के रिलायंस फाउंडेशन स्कूल के अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वडोदरा के सुभानपुरा में रिलायंस फाउंडेशन स्कूल है। यहां पढ़ने वाले बच्चों ने स्कूल प्रबंधन पर बच्चों का भविष्य खराब करने के आरोप लगाए हैं। अभिभावकों का कहना है कि छात्रों को अच्छा परिणाम नहीं आने पर एलसी देकर स्कूल से बाहर कर दिया गया है, जिस पर अभिभावकों ने अपना विरोध जताया। અમે અહીંયા વિદ્યાવિહાર સ્કૂલ છે, રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સુભાનપુરા, એમાં આવ્યા છે બધા વાલીઓ ભેગા થઈને કે અમારા છોકરાઓને ફેલ કર્યા છે 9thમાં એટલે અમારી ખાલી રજૂઆત એટલી હતી કે 9thમાં ફેલ થયા છે તો અમારી પાસે એક વર્ષની ફી ભરવાના પૈસા નહીં તો બીજા વર્ષે અમે કેમ નહીં ભરીશું। અમે એમ કહીએ છીએ કે અમારા છોકરાઓને 10મામાં જવા દો, આવું ના કરો, કેમ કે ઘણા બધા બી સેક્શનમાં જ એ લોકોએ ફેલ કર્યા છે, 9thમાં ફેલ નથી કર્યા, બી સેક્શનમાં જ ફેલ કર્યા છે ખાલી।
બી સેક્શનમાં જ ખાલી ફેલ કર્યા છે એ લોકોએ. ટ્રી હાઉસ કરીને સ્કૂલ છે એ રિકમેન્ડ કરે છે. મેં ત્યાં જઈને તપાસ કરી તો ત્યાં 60,000 રૂપિયા ફીસ છે અને ત્યાંની જે ઓપન સ્કૂલ છે એની કોઈ રિઝલ્ટની કોઈ વેલ્યુ નથી. મેં ત્યાં જઈને પૂછ્યું તો એ લોકોએ કીધું 4 વિષયમાં પાસ થઈ જશે, તમે 10માંથી કાઢી નાખીશું એવું એ લોકોએ કીધું. તો આવી એક્ઝામ લેવાતી હોય તો ભાઈ એનું રિઝલ્ટ શું આવશે? અમારી એવી ઈચ્છા છે કે આ સ્કૂલમાં પણ 10માની અંદર અમારા છોકરાઓને લાવી દો, એમની જાતે એમનું ફ્યુચર એ લોકો નક્કી કરશે. જે 9th અને 9th બી જે કર્યું એમાં છોકરાઓનું બધું બહુ ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું, કારણ કે મારો સન તો ફર્સ્ટથી અહીંયા ભણેલો છે, ફર્સ્ટથી 8 સુધી એમાં હતો અને પછી સડનલી બીમાં આવી ગયો, એટલે બધું ત્યાં ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું અડધું. અને ફોકસ એક ક્લાસમાં એને કયા જ કરે કે તમે તો ફેલ જ થવાનો છો, તમે તો ફેલ જ થવાનો છો. એનો શું મતલબ? એટલે તમે છોકરાઓને મેન્ટલી પહેલેથી જ નાખી દીધું કે તમે ફેલ જ થવાનો છો એવું એમ. એટલે એક જ રિક્વેસ્ટ છે કે જે તમે છે છોકરાઓ જોડે એવું ના કરશો, કારણ કે તમારે ત્યાં 1 થી 9 ધોરણ ભણેલા છે, તમે આવું સડનલી કહી દો કે તમે બીજી જગ્યાએ એડમિશન લઈ લો, કેવી રીતે પોસિબલ છે? અને હવે હાલમાં જ્યારે 15-20 દિવસ ગતા રહે બધી જગ્યાએ એડમિશન ફૂલ થઈ, ક્યાં જઈએ અમે હવે? ટી હાઉસમાં અમારે મૂકવા નથી, કારણ કે એનું કોઈ વેલિડ જ નહીં, પણ મતલબ શું મૂકવાનો એનો? બરાબર. એ તો જો કે એકચ્યુઅલી 3-4 જણનું બી પૂછું, ફોન કરીને ફીડબેક લીધો છે, એ કોઈ વેલ્યુ જ નથી એની. બરાબર. એ છે કે બસ મેમને રિક્વેસ્ટ છે કે જે પણ અમારા છોકરાઓ તમારા સમજીને આટલું પાસ કરી આપે ને 10th અમારે કન્ટિન્યુ કરાવવું છે, અમારે સ્કૂલ ચેન્જ નથી કરવી કે એની. બસ સર, આજે જે થઈ રહ્યું છે તો અમારી તો એક જ છે કે અમારા બાળકોને બધાને 9માં પાસ કરી દે, જે ફેલનું રિઝલ્ટ આપે છે પાસ કરી દે અને 10માં પરીક્ષા આપશે. બરાબર. એનું ફ્યુચર 10મું નક્કી કરે કયા કારણે ફેલ કરવામાં આવ્યા છે ને એવું કહે છે કે બરાબર લખ્યું નથી, ભણ્યા છે અને અમને એટલું કે એમની જે સપ્લિમેન્ટરી માગી એ પણ આપી નથી. એ તો અમને બતાવે કે 3 વાર પરીક્ષા લે છે તો 3માં કેટલા માર્ક્સ આવ્યા છે એ 3 જોઈન્ટ કરે તો ખબર પડે ને કે શું છે આનામાં. 1-2 પોઈન્ટ માટે બી આગુ પાછું કરીને એ લોકોએ કરેલું છે. શું છે અમને પૂરી જાણકારી નથી, બસ ખાલી ફેલ છે. 1-2 માર્ક્સ માટે બી ફેલ કરેલા છે. તો શું છે અમને જાણ કરે કે ભાઈ જો આ એનું આ છે અને એને આ રીતનું લખ્યું છે એટલે અમે એને આ કર્યું છે. ये रिलायंस फाउंडी स्कूल है सर. मैंने आज 1 बजे तक मैम के पास रिक्वेस्ट किया, मैंने रोया भी कि मैडम मैंने किस तरह से इस ईयर की फ़ीस पे की है, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, फिर भी मैंने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में रखा है क्योंकि मैं उसको अच्छा फ्यूचर आगे दे सकूं. मेरे हस्बैंड ड्राइवर हैं. हमने 1 बजे तक उनको रिक्वेस्ट किया कि मैम इसको इस साल निकाल दो, नेक्स्ट ईयर 10th में ले जाओ. मैम 9th कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कोई जॉब में 9th का रिजल्ट मांगते हैं. मैम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस साल आप उसको 10th में ले जाओ, नेक्स्ट ईयर हम भी उसको बहुत सारा ये करेंगे, उसको समझाएंगे, आगे ले जाओ. मैम 10th का तो बोर्ड में देख लेंगे. उनसे हमने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी. मैंने फिर 9th को रिपीट कराने के लिए बोला तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया, इस साल तो इतना रिजल्ट है, इससे भी डल रिजल्ट बाद में नेक्स्ट ईयर आने वाला है, इसलिए आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ट्री हाउस स्कूल है वहाँ पे एडमिशन दिला दो. मैंने वहाँ पे जाके पूछा भी, सर 60,000 वहाँ का फीस है जो मैं पे नहीं कर पाऊँगी, तो क्या हम हमारे बच्चों को पढ़ाएं नहीं सर? ऐसे ही छोड़ दे सर? रिपीट करेंगे तो भी वो नेक्स्ट ईयर का ऐसा बोलते हैं कि इससे भी खराब रिजल्ट उनका आने वाला है, तो हम क्या करें सर? इस मामले पर स्कूल प्रबंधन का पक्ष जानने की भी कोशिश की गई लेकिन स्कूल प्रबंधन से कोई संपर्क नहीं हो पाया. आप देख रहे हैं खबरें. फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय.
Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. लोकसभा चुनाव के चलते अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करने की पहल की जा रही है। एक ऐसा ही अनोखा तरीका वडोदरा में अपनाया गया। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी है। इसी के चलते वडोदरा में मेहंदी कंपटीशन का आयोजन कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जिला पंचायत वडोदरा में मतदान जागृति अभियान के तहत 300 से ज्यादा बहनों के हाथों में मेहंदी रचाकर मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इन बहनों ने हाथों में मेहंदी रचाकर मतदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के तहत अपने हाथों में अधिक से अधिक मतदान के लिए नारे लिखे गए, जिसमें लिखा था, मतदान हमारा नैतिक कर्तव्य है, मतदान मेरा अधिकार है, हमारा एक वोट भी अधिक मूल्यवान है। इस तरह के नारों के साथ मतदान करने की अपील लोगों से की गई। लोकसभा चुनाव 2024 अंतर्गत सूरत के जिला चुनाव अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर सौरभ पारगी ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर प्रशासन की तैयारी की जानकारी दी। લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણી 2024માં સુરત जिल्लाમાં સમાવિષ્ટ 24 સુરત પાર્લામેન્ટરી કોન્સ્ટિટ્યુએન્સી એ બિનહરીફ જાહેર થયેલ છે, બટ મીડિયાના માધ્યમથી અને અમુક સોર્सेसથી એવું જાણવા મળે છે કે લોકોને એવું લાગે છે કે આખા સુરત જિલ્લામાં જ હવે કંઈ ચૂંટણી યોજાવાની નથી, બટ એ વાત સત્યથી પરે છે। આપને જણાવવા માગું છું કે સુરત જિલ્લામાં 16 અસેમ્બલી સેગમેન્ટ્સ છે જે 3 પાર્લામેન્ટરી કોન્સ્ટિટ્યુએન્સીમાં વહેંચાયેલ છે। એમાંથી 7 જે અસેમ્બલી સેગમેન્ટ્સ છે એમાં 155 ઓલપાડ, સુરત ઈસ્ટ, સુરત નોર્થ, વરાછા, કરંજ, કતારગામ અને સુરત વેસ્ટ, આ 7 અસેમ્બલી સેગમેન્ટ છે એ સુરત પાર્લામેન્ટરી કોન્સ્ટિટ્યુએન્સીમાં છે અને અહીંયા ચૂંટણી યોજાવાની નથી। બટ આના સિવાયની જે 9 અસેમ્બલી સેગમેન્ટ છે જેમાંથી માંગરોળ, માંડવી, કામરેજ, બારડોલી અને મહુવા, આ જે અસેમ્બલી સેગમેન્ટ છે એ બારડોલી લોકસભામાં જાય છે, એટલે આમાં ઇલેક્શન યોજાવાના છે। સાથે સાથે જે 25 નવસારી પાર્લામેન્ટરી કોન્સ્ટિટ્યુએન્સી છે એના અંતર્ગત લિંબાયત, ઉધના, મજૂરા, 84 એટલે મોટાભાગનો જે સિટીનો વિસ્તાર છે એમાં સમાવેશ છે। એટલે સુરત શહેરમાં આ જગ્યાઓ ઉપર ચૂંટણી યોજાવાની છે। આપણે આની વાત કરીએ તો બારડોલી પાર્લામેન્ટરી કોન્સ્ટિટ્યુએન્સીમાં 1585 મતદાન મથકો જે છે એ સુરત જિલ્લામાં સમાવેશ થાય છે। સાથે સાથે જે 1297 જેટલા મતદાન મથકો છે એ 25 નવસારી પાર્લામેન્ટરી કોન્સ્ટિટ્યુએન્સીમાં સમાવેશ છે, જેનું ઇન્ક્લુઝન છે એ સુરત જિલ્લામાં થાય છે, એટલે અહીંયા ચૂંટણી યોજાવાની જ છે। બીજી વાત કરીએ તો મતદારોની વિગતમાં પણ બારડોલી પાર્લામેન્ટરી કોન્સ્ટિટ્યુએન્સીમાં 15,40,000 જેટલા મતદારો અને નવસારીમાં 14,39,000 જેટલા મતદારો છે પોતાના મતાધિકારોનો પ્રયોગ કરી શકશે। આવી રીતે જે 23 બારડોલીમાં 3,18,000 જેટલા PWD 85+ વાળા મતદારો છે એ યંગ ઇલેક્ટર્સ સાથે મળીને એટલા છે। સાથે સાથે નવસારીમાં એ આંકડો 2,66,000 જેટલું થાય છે। વાત કરીએ તો આદર્શ આચારસંહિતાનું અમલ જે છે એ આખા સુરત જિલ્લામાં અત્યારે પણ લાગુ છે, એટલે એમાં કોઈ પણ છૂટછાટ નથી। બધી જ ટીમો જે છે એ કાર્યરત છે અને MCC, FST, SST, VST એટલે બધી જ જે એક્સપેન્ડિચર અને મોડલ કોડને લગતી જેટલી ટીમો છે એ બધી જ ટીમો કાર્યરત છે। આપણે કુલ સુરત જિલ્લામાં હવે 2882 જેટલા મતદાન મથકો ઉપર ચૂંટણી યોજાવાની છે। આના બાબતમાં જે EVM, VVPAT અને એ બધું જે તે અસેમ્બલી સેગમેન્ટને અપાઈ ગયા છે અને કમિશનિંગની કામગીરી પણ પૂરી કરવામાં આવેલ છે। સાથે સાથે જે મતદાનનું જે સ્ટાફ છે 110% લેખે પણ આપણે જે રિક્વાયર્ડ સ્ટાફ છે એ સંબંધિત જે અસેમ્બલી સેગમેન્ટ છે એમને આપી દેવામાં આવેલ છે। આપણે ગઈ વખતની જેમ આ વખતે પણ જે ઓલમોસ્ટ 1450 જેટલા પોલિંગ સ્ટેશન્સ ઉપર
વેબકાસ્ટિંગ લાઈવ વેબકાસ્ટિંગ કરવાના છે અને અહીંયા કંટ્રોલ રૂમ બનાવીને આ મતદાન મથકો ઉપર ધ્યાન રાખવામાં આવશે. गुजरात के अमरेली में धारी दामाणी हाई स्कूल में मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. गुजरात के अमरेली के धारी दामाणी हाई स्कूल में मतदान जागरूकता कार्यक्रम के तहत कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने और अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक किया गया. साथ ही विजेता टीम को ट्रॉफी देकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया. गुजरात के पाटन के भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह डाभी के समर्थन में अनुसूचित जाति समाज का सामाजिक संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ. लोकसभा चुनाव के भाग रूप गुजरात के पाटन से बीजेपी प्रत्याशी भरत सिंह डाभी के समर्थन में समस्त अनुसूचित जाति समाज के सामाजिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. गुजरात सरकार कैबिनेट मंत्री तथा सिद्धपुर विधानसभा मत क्षेत्र के विधायक बलवंत सिंह राजपूत की विशेष उपस्थिति में सिद्धपुर की सुजानपुर हाईवे पर गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कन्वेंशन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति समाज के भाई बहन उपस्थित रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने के साथ भाजपा को समर्थन देते हुए भरत सिंह डाभी को बड़ी बहुमत से जिताने का आह्वान किया गया. समग्र गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति भाईओ समग्र विधानसभा में एकत्र थाय, सरकारे करेली कामगीरी અને આવનાર સમયમાં શું કામ કરી શકાય એ બાબતની માહિતી આપી શકાય એ બાબતના સંમેલન આજે થઈ રહ્યા છે. અમારા વિધાનસભામાં આદરણીય અમારા દિનેશભાઈ, ભરતભાઈ, વિજયભાઈ અને એમની ટીમ બહુ સરસ વ્યવસ્થા કરી. આજે 2000થી વધારે માણસો આગળ એકત્ર થયા અને બધાને સાથે મળીને સરકારશ્રીએ અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જે પ્રકારે કામ કર્યા છે અને આવનાર સમયમાં જે પ્રકારે કામ કરવાના છે એની માહિતી આપી અને સમાજના બધા જ આગેવાનોએ જે પ્રકારની વ્યવસ્થા આજે કરવામાં આવી રહી છે અને આવનાર કરવાની છે એ બાબતને દિલથી બિરદાવ્યા, અભિનંદન આપ્યા અને સમાજે મન મૂકીને નક્કી કર્યું છે કે આવનાર 2024માં આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ ત્રીજી ફેરા દેશના વડાપ્રધાન બને એમાં સમાજનો સહયોગ રહે એ પ્રકારનો સંકલ્પ લઈ અને બધા છૂટા પડ્યા છે. गुजरात के पाटन लोकसभा बैठक पर कांग्रेस भी जमकर चुनाव प्रचार कर रही है. पाटन लोकसभा बैठक से भाजपा के भरत सिंह डाभी के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी चंदन जी ठाकुर मैदान में हैं. चंदन जी ठाकुर पिछले कई दिनों से लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं. चंदन जी ठाकुर के समर्थन में पाटन कांग्रेस द्वारा विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और अग्रणी शामिल हुए. जगह जगह चंदन जी ठाकुर का स्वागत किया गया. सिद्धपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित बाइक रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए. पाटन लोकसभा बैठक पर चुनाव प्रचार का माहौल जमता जा रहा है. इसी बीच यहां के निर्दलीय प्रत्याशी किशन जी ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस को समर्थन दिया है. किशन जी ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी चंदन जी ठाकुर को अपना समर्थन देते हुए उनको विजेता बनाने की कवायद शुरू की है. अपक्ष उम्मीदवारी नोंधाई थी 3 लोकसभा पाटण. आज हूँ चंदनजी ने टेको जाहिर करूँ छूँ केम के ठाकुर समाजના ઘણા આગેવાન મારા ઘરે પણ આવ્યા હતા અને જીતે એવા વ્યક્તિ છે, સમાજની અંદર સારું કામ કરે છે, એટલે મારે મારો ટેકો હું ચંદનજીને જાહેર કરું છું. આજે મારા નિવાસસ્થાને કિશનજી કાળુજી ઠાકોર અપક્ષ ઉમેદવાર, તેમનું નિશાન સફરજન. આજથી કિશનજીભાઈ મને ચંદનજી ઠાકોરને સમર્થન આપે છે. કિશનજી જોડે એમને મારા વાતો સાંભળી વિસ્તારમાં ફર્યા, સમગ્ર વિસ્તારમાં એ પ્રવાસ પણ કર્યો, પણ ઠેર ઠેર જગ્યાએ એમને એવા આવકારો મળ્યા કે હોય તો ભાઈ ચંદનજી ઠાકોર જીતે છે, પંજાનું નિશાન જીતે છે. એટલે કિશનજીભાઈ તમે સમજી વિચારી અને ચંદનજીને ટેકો જાહેર કરો. રાધનપુર લોકસભાના લોકોએ અમને શાંતિ સમજાયા અને આજે મારા નિવાસસ્થાને આવી राजी खुशी थी, सर्वसम्मति थी एमने मने टेको जाहिर कर्यो छे. उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सड़क बनाने वाली कंपनी के प्लांट पर सोमवार को आगजनी और फायरिंग का मामला सामने आया था, जिस पर यूपी पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की. बिजनौर के शिवाला कला में एक सड़क बनाने वाली कंपनी के प्लांट पर सोमवार को आगजनी और फायरिंग हुई थी. इस मामले में धामपुर से भाजपा विधायक अशोक राणा और उनके बेटे प्रियंक राणा के खिलाफ
शिवाला कला थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, उनके पास से 2 लाइसेंसी रिवॉल्वर, 2 पंप एक्शन गन, 38 कारतूस और स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई। ये बेल वाला के पास लगा हुआ प्लांट फीना, और यहाँ पर घटना जी ये हुई थी रात मतलब कि कुछ गुंडे आए थे, मतलब कि उन्होंने गाड़ियों में आग वगैरह लगा दी, फायरिंग करी थी प्लांट पर। और मैंने थोड़ा सा गेट खोल कर देखा तो 15-20 जने थे लोग वो, तो मैंने गेट वापस लगा के और थोड़ा जंगले में जाकर गाली फाली दे रहे थे, वो गोली फोली फायरिंग कर रहे थे। तो मैंने वो गेट लगा के तुरंत जंगले में झाँक के देख के मैंने फिर कंपनी फ़ोन करा अपनी में। कंपनी फ़ोन करके उस लड़के ने कह दी कि मैं आ रहा हूँ प्लांट पे, जब तक कुछ मत करना। ये आग फायर ब्रिगेड बुलाई गई थी, 101 पे फ़ोन करा गया था, पुलिस वाले यहाँ पर तुरंत आ गए थे। मैं जैसे वो चले गए थे, जैसे आतंकवादी यहाँ जो वो लड़के थे, तुरंत वहाँ से मैं चौकी पर भाग के गया हूँ और उनको बुला कर लेकर आया हूँ चौकी पे से। 30 अप्रैल की रात्रि को लगभग 2 बजे शिवाला कला थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाशों द्वारा एक प्लांट में फायरिंग की गई है तथा कुछ गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। इस सूचना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए शिवाला कला पुलिस मौके पर पहुंची, सूचना को अटेंड किया गया तथा चेकिंग तथा कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। इस संबंध में रविंदर पुंडी, जो कि GSR इंफ्राटेक में कार्य करते हैं, उनके द्वारा एक रिटन तहरीर थाने पर दी गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि रात्रि को 15-20 लोग उनके प्लांट पर आए, उन्होंने फायरिंग की तथा गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। इसके पीछे उन्होंने धामपुर विधायक और उनके लड़के का हाथ बताया। इस रिटन तहरीर में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्ति, जिनके नाम संदीप और नरदेव हैं, उनको शिवाला कला पुलिस ने अरेस्ट किया। उनके पास से स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई तथा साथ ही साथ 4 हथियार, जिसमें 2 रिवॉल्वर, 2 पंप एक्शन गन शामिल हैं, उनको भी सीज किया गया। साथ ही उसके साथ कारतूस भी, जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। इनके पास से केरोसिन और पेट्रोल की कैन भी बरामद की गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात में इन दिनों चुनाव प्रक्रिया में जुटे हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए पोस्टल मतदान प्रक्रिया कराई जा रही है। लोकसभा चुनाव अंतर्गत वडोदरा में समाविष्ट 7 विधानसभा के मतदाताओं में से पुलिस और सरकारी कर्मचारियों के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। मतदान के दिन ये सभी लोग अपनी ड्यूटी में व्यस्त होते हैं। ऐसे में मतदान से वंचित न रहे, इस आशय के साथ भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पोस्टल बैलेट से मतदान की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत रावपुरा में बनाए गए पोलिंग बूथ में 2500 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों ने मतदान कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज रोज रावपुरा विधानसभाમાં જે પોલીસ કર્મચારીઓની ઓફિસ આવેલી છે અને જે રાવપુરા વિધાનસભાને અલોટ થયેલા છે તે તમામ પોલીસ અધિકારીઓ કર્મચારીઓનું પોસ્ટલ બેલેટથી મતદાન ECIની ગાઈડલાઈન મુજબ આજે અહીંયા આગળ સરદાર વિનય વિદ્યાલય ખાતે ફેસિલિટેશન સેન્ટર ઊભું કરવામાં આવ્યું છે અને આજે સવારથી આ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે। કુલ આશરે 2400 જેટલા પોલીસ અધિકારીઓ છે અને કર્મચારીઓ બંને મળીને આજે અને કાલે એમ 2 દિવસમાં આજે મતદાનની પ્રક્રિયા છે પોસ્ટલ બેલેટ દ્વારા એ અમે પૂર્ણ કરવાના છીએ અને અત્યારે 8 વાગ્યા મતદાન શરૂ થયું છે અને 5 વાગ્યા સુધી આજે ચાલશે અને બાકીના જે કર્મચારીઓ છે એમનું આવતીકાલે પૂર્ણ કરવામાં 2 દિવસમાં આખી આ પ્રક્રિયા रावपुरा विधानसभा खाते पूरी करवामां आवशे। वडोदरा के सावली में भी चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए मतदान सुविधा केंद्र बनाया गया, जिसमें पुलिस, होमगार्ड, पालिका, तालुका पंचायत, मामलतदार कार्यालय के कर्मचारियों ने मतदान किया। लोकतंत्र के उत्सव में सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो सके, इस आशय के साथ ये विशेष आयोजन किया गया। वडोदरा जिला के डभोई में भी 7 मई को होने वाली वोटिंग में व्यस्त रहने वाले कर्मचारियों के लिए मतदान कराया गया। सरकारी कर्मचारियों के मतदान का आज आखिरी दिन रहा। 6 सेशन में यहां मतदान कराया गया। चुनाव में 1200 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पुलिस जवानों ने पोस्टल बैलेट से वोटिंग करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गुजरात के राजपीपला में जीतनगर पुलिस हेडक्वार्टर में भी सुरक्षा जवानों को पोस्टल बैलेट से मतदान करवाया गया। यहां 3 दिवसीय प्रक्रिया में पुलिस, CRPF, GRD, SRD, होमगार्ड और TRB के जवानों और अधिकारियों ने मिलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में गुजरात के दाहोद में भाजपा प्रत्याशी जसवंत सिंह भाभोर ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए चुनाव प्रचार किया। गुजरात में लोकसभा सामान्य चुनाव 2024 का चुनाव प्रचार अब आखिरी दौर में है। चुनाव प्रचार बंद होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इसी बीच दाहोद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जसवंत सिंह भाभोर ने सांसद संपर्क यात्रा का आयोजन किया। दाहोद के नीलकंठ महादेव मंदिर से सांसद संपर्क यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए।
इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए जसवंत सिंह भाभोर ने दाहोद की जनता से भाजपा को फिर एक बार वोट करने की अपील की। इस यात्रा में विधायक कन्हैया लाल किशोरी, दाहोद मेयर नीरज देसाई और भाजपा के नेताओं की उपस्थिति रही। दाहोद शहर खाते आज मुख्य बजारों अंदर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार तरीके आज बधाए खूब स्वागत कर्યું છે। हमारा गामना नगरजनों, महाजनों, वेपारीओ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं दरेक मोहल्ले मोहल्ले फूल वर्षा करीने, फूलहार करीने, कुमकुम तिलक करीने भव्याति भव्य स्वागत करवा बदल दाहोद शहर भारतीय जनता पार्टी मारा कन्हैयाभाई અને एमएलए साहेब माने गोपीभाई देसाई जी, हमारी आखी पूरी टीम नो मैं आभार मानीए छे। आ तीजी वार लड़वा माटे ज्यारे जई रह्या छे त्यारे आटले ऐतिहासिक समर्थन अने लोकोने एटलो उत्साह छे कि आटली मोटी रेली दाहोद में क्यारे थई नथी। एटले भव्याति भव्य रेली, कार्यकर्ताओं उत्साह, उमंग, ठेर ठेर सम्मान स्वागत करवा बदल दाहोद शहर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं आभार मानु छुं। गुजरात के वडोदरा की लक्षिता शांडिलिया ने हाल ही में दुबई में आयोजित जूनियर एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल कर शहर का मान बढ़ाया है। दुबई में आयोजित जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वडोदरा की लक्षिता शांडिलिया ने देश का नाम रोशन किया है। लक्षिता ने 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ में 2 सिल्वर मेडल हासिल किए। वे पिछले 7 सालों से एथलेटिक्स की प्रैक्टिस कर रही हैं। उनकी इस जीत के बाद मांजरपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक छोटा सा कार्यक्रम कर उन्हें सम्मानित किया गया। अभी जो रिसेंटली जूनियर एशिया अंडर-20 चैंपियनशिप थी जो दुबई यूएई में थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 800 और 1500 मीटर में इवेंट थी मेरी और मैंने दोनों में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और उसी के साथ साथ मेरा दोनों में सिल्वर मेडल रहा है। मेरा 800 मीटर का टाइमिंग 2.07 सेकेंड्स था और 1500 मीटर का टाइमिंग 4.25 सेकेंड्स था। 21 जो है एशिया चैम्पियनशिप, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और इरादे भी हमारे नेक ही थे कि पिछली बार जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी, तो अब सभी प्रेस वाले भाई साहबों ने बोला था कि भाई क्या लेके आओगे। हम आस की थी कि मेडल लेके आएंगे, बट कंपटीशन बहुत टफ था क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एशिया की 38 कंट्री आई थी वहाँ, तो 38 कंट्री से मेडल आना बहुत गर्व की बात है। और उतना ही पोटेंशियल जो है लड़की के अंदर है कि आगे जो इंटरनेशनल लेवल का गोल है हमारा ओलंपिक का, तो वहाँ तक हम टारगेट कर रहे हैं कि जो आने वाली ओलंपिक है वो हमारी लड़की जो है उसमें हम मेडल में तो हैं ही, लेकिन अच्छा कुछ करके आएंगे कि जो अपने भारत का नाम जो है अच्छे से रोशन करे लड़की। इतनी मेहनत चल रही है। आज सबके लिए ही काफ़ी गर्व की बात है कि हमारी लड़की लक्षिता शांडिलिया, जिसे हमने तो गोल्डन गर्ल का नाम दिया है, क्योंकि ये जहाँ भी कोई भी कंपटीशन में पार्ट लेती है हमेशा गोल्ड मेडल लाते हैं। नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, कहीं पे भी हो जाती है उसका 100% देती है। दुबई में रिसेंटली जो जूनियर एशियन चैम्पियनशिप हुआ उसमें 800 और 1500 दोनों में वो सिल्वर मेडल लेके आई है। इंडिया को रिप्रेजेंट करना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करके मेडल लाते हैं तो वो तो बहुत बड़ी की बड़ी बात हो गई है। हमेशा कहते हैं कि हर एक एथलीट का इंडिया के लिए खेलना, इंडिया का जो सिंबल है वो चेस्ट पे होना बहुत गर्व की बात होती है। वो सिंबल लेके अभी तक के, जैसे मैं उससे बात कर रहा था, 5 मेडल आए हैं, इंटरनेशनल 5 मेडल, तो वो बड़ौदा के लिए, गुजरात के लिए और भारत के लिए एक गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ के मरवाही में आए दिन सफेद भालुओं के दिखने की खबर सामने आती है। हाल ही में एक सफेद भालू शावक जंगल से भागकर ग्रामीण इलाके में आ गया, जिससे यहां हड़कंप मच गया। मरवाही वन मंडल के धोबहर गांव में एक सफेद भालू के बच्चे ग्रामीण इलाके में शरण लेते नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक सफेद भालू का बच्चा पेड़ पर चढ़ गया था। इसके बाद तुरंत ही गांव वालों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग द्वारा कार्यवाही कर भालू के बच्चे को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। गौरतलब है कि मरवाही वन मंडल में सफेद स्लॉथ बियर पाए जाते हैं, जो कि एक दुर्लभ जानवर है। आसपास हो रही जंगलों की कटाई व अवैध उत्खनन से भालू ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र की ओर पहुंच रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि वन विभाग जंगलों में पानी की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते आए दिन भालू ग्रामीण इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। हमें जब जानकारी मिली तो हमारी टीम आई है और एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि इसको जो मादा भालू है उससे मिला सके।
अभी वो उसका एक स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा कि वो ठीक हालत में है। अभी तो वो स्वस्थ दिखाई दे रहा है और ज़्यादातर ऐसा रहता है कि रात में जो मादा भालू है वो आती है और उसको ले जाती है। पिछली बार का भी एक्सपीरियंस हमारा यही रहा है। तो बस इस एरिया को हम आइसोलेट करके रखेंगे और कैमरा ट्रैप्स लगा दिए जा रहे हैं ताकि जो भी रात में गतिविधि होती है उसको हम मॉनिटर कर सकें। अभी उम्र का तो नहीं कर सकते बट 6-7 महीने का तो होगा ये। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 13 मई को होने वाली वोटिंग के लिए प्रशासन द्वारा लगातार नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 13 मई को मतदान प्रस्तावित है, जिसे लेकर मंदसौर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश जिला प्रशासन द्वारा स्वीप अंतर्गत लगातार की जा रही है। मतदाताओं को जागरूक कर उन्हें मतदान करने की प्रेरणा दी जा रही है। मंदसौर के पीजी कॉलेज मैदान में मंदसौर करेगा वोट पर एक मानव श्रृंखला के अंतर्गत आकाशदीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल के बच्चे, आम जनता और जागरूक मतदाताओं ने हिस्सेदारी दिखाई। इस मौके पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप यादव ने सभी से लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। 13 मई को जो चुनाव होने हैं उसके तहत अनेक कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं। स्वीप के तहत डेली अलग अलग गतिविधियाँ होती है। उसी में आज का एक जो स्काई लैंटर्न वाला प्रोग्राम था जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भाग लिया जिलेवासियों ने। कॉलेज के बच्चे भी थे एंड पूरे अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे इसमें। आपने देखा होगा पूरा आसमान इसमें बिल्कुल बहुत ही सुंदर सा उसमें नज़ारा भी था। तो इसके अलावा डेली लेवल पे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अलग अलग रैलियां हैं। जैसे कल मॉर्निंग में भी बाइक रैली है और हर टाइप की जो एक्टिविटियां हो रही है अलग अलग ग्रुप्स में भी हो रही है। जैसे कॉलेजेस में अलग हो रही है, स्कूल में अलग हो रही है, मोहल्लों में अलग है। सुबह शाम जो अनाउंसमेंट है, जैसे नगर पालिका की गाड़ियों में अनाउंसमेंट हो रहा है, बाकी अलग अलग जगह डोंडी पिटवाई जा रही है। तो बहुत ही ज़्यादा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि आगामी 13 मई को जो चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी करें। इन जनरल भी मंदसौर का अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहता है। तो आई थिंक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब की बार भी ये सारी गतिविधियाँ देखते हुए और जितना भागीदारी है जनता की तो काफी अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहेगा। गुजरात के वडोदरा के धार्मिक और सामाजिक संगठन सावन कृपाल रूहानी मिशन द्वारा गर्मियों की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए विशेष आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया गया है। गुजरात के वडोदरा के फतेहपुरा में अदानिया ब्रिज निकट कृपाल आश्रम है, जहां सावन कृपाल रूहानी मिशन द्वारा बच्चों के लिए आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया गया। समर वैकेशन में बच्चों के लिए विशेष रूप से आयोजित 4 दिवसीय शिविर में 5 साल से 20 साल की उम्र के 400 से ज्यादा बच्चों ने उत्साह के साथ शिरकत की। इस शिविर में बच्चों को आत्मनिरीक्षण डायरी, स्वस्थ जीवन शैली, अच्छी लैंग्वेज, सूफी कवाली, संगीत, कविता पठन, चित्रकाम जैसे विभिन्न गतिविधियां सिखाकर प्रतियोगिताओं के आयोजन भी किए गए, जिसमें बच्चों ने अपना हुनर प्रदर्शित किया। साथ ही बच्चों को शारीरिक स्वास्थ्य का फायदा समझाने के लिए जुम्बा, योगा जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस शिविर में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सावन कृपाल रूहानी मिशन द्वारा भेंट देकर प्रोत्साहित भी किया गया। अगर आपको गाय के जैसा रुष्ट पुष्ट बनना है तो ये सब चीजें हम हर रोज खाने के साथ खाएंगे। और हम कैसे बन जाएंगे? शक्तिशाली। किसके जैसे? तो कल मुझे दिखना चाहिए कि अपने अपने घर में आप घास खा रहे हो। ऐसे आंखें बंद करके देखो, आप घास खा रहे हो। आंखें बंद करो और देखो घास खा रहे हो, कैसा लग रहा है? उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के भैसाया ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान संजीव पाल ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबरों का खंडन किया है। कानपुर देहात के भैसाया ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान संजीव पाल के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबरें सामने आई थी, जिस पर ग्राम प्रधान ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि वे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में थे और आगे भी भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। ऐसे में अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नेता कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर मोदी सरकार बनाने की जनता से अपील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कन्नौज लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। इस बीच कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की रसूलाबाद विधानसभा में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार किया। सपा के जो लोग हैं सब पुराने लोग हैं, सब तो संबंध पुराने में एक वरिष्ठ सपा नेता जी का फोन आया था हमारे पास कि प्रधान जी 2 मिनट मिल लो। आकर के वहाँ पर मिलने गए, जो मंच का संचालन कर रहे थे उन्होंने हमारा नाम बोल दिया कि संजीव पाल समाजवादी पार्टी के सामने। उसका मैं खंडन करता हूँ। मैं कल भी भाजपा में था, आज भी भाजपा हूँ, भाजपा।
ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज स्टूडियो से। VNM टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं खबरें, अपडेट्स और शोज। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।